नमस्कार, मैं हूं फैज आलम फैजी और न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को जजों की नियुक्ति के लिए मोदी सरकार के बनाए नए कानून को खारिज कर दिया। यानी अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में नए जजों को चुनने का 22 साल पुराना कॉलेजियम सिस्टम बरकरार रहेगा और जजों की नियुक्ति में सरकार की कोई भूमिका नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को मोदी सरकार के लिए बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है और बड़ा सवाल यही है कि अब केंद्र सरकार इस मामले में अगला कदम क्या उठाएगी। कई सारी दलीलों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने 99वां संविधान संशोधन और एनजेएसी को असंवैधानिक करार दिया है। इसके साथ ही कॉलेजियम व्यवस्था फिर से बहाल हो गई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम व्यवस्था को पारदर्शी और बेहतर बनाने के लिए सभी पक्षों से सलाह मांगी है। इस बारे में 3 नवंबर को सुनवाई होगी। पेश है हमारी ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल जुडिशनल अपॉइंटमेंट कमीशन को असंवैधानिक बताया है। हायर जुडिशनरी में जजों की नियुक्ति के 20 साल से ज्यादा पुराने कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करके 2014 में संविधान में 99वां संशोधन करके एनजेएसी को लाया गया था। इसकी वैलिडिटी को चुनौती देती पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने ये फैसला सुनाया। आपको बता दें कि एनजेएसी अगर लागू होता तो इसमें जजों की नियुक्ति में सरकार की भी भूमिका होती। एनजेएसी में चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर मोस्ट जज, केंद्रीय कानून मंत्री के अलावा 2 जानकार लोगों को भी शामिल करने का प्रोविजन है। वही पुराने कॉलेजियम सिस्टम में 5 जजों का पैनल ये अपॉइंटमेंट करता था। कोर्ट के ताजा फैसले के बाद कॉलेजियम सिस्टम फिर से लागू हो गया है। कॉलेजियम सिस्टम और एनजेएसी में क्या है अंतर? एनजेएसी सरकार द्वारा प्रस्तावित एक संवैधानिक संस्था है जिसे जजों की नियुक्ति के कॉलेजियम सिस्टम की जगह लेने के लिए बनाया गया था। वहीं कॉलेजियम सिस्टम के जरिए पिछले 22 साल से जजों की नियुक्ति की जा रही है। एनजेएसी में 6 सदस्यों का प्रस्ताव था। देश के चीफ जस्टिस को एक कमीशन का प्रमुख बनाने की बात कही गई थी। इसमें सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठ जज, कानून मंत्री और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी 2 जानी मानी हस्तियों को बतौर सदस्य शामिल करने की बात थी। कॉलेजियम सिस्टम में चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठ जजों का एक फोरम जजों की नियुक्ति और तबादले की सिफारिश करता है। संविधान में कॉलेजियम सिस्टम का कहीं जिक्र नहीं है। यह सिस्टम 28 अक्टूबर 1998 को 3 जजों के मामले में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के जरिए प्रभाव में आया था। एनजेएसी में जिन 2 हस्तियों को शामिल किए जाने की बात कही गई थी, उनका चुनाव चीफ जस्टिस, प्रधानमंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता या विपक्ष का नेता नहीं होने की स्थिति में लोकसभा में सबसे बड़ी विपक्षी दल के नेता वाली कमेटी करती है। इसी पर सुप्रीम कोर्ट को सबसे ज्यादा ऐतराज था। एनजेएसी को चुनौती देने वाले लोगों ने दलील दी थी कि जजों के सिलेक्शन और अपॉइंटमेंट का नया कानून गैर संवैधानिक है। इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर असर पड़ेगा। वहीं केंद्र ने इसका बचाव करते हुए कहा था कि 20 साल से ज्यादा पुराने कॉलेजियम सिस्टम में कई खामियां थी। दरअसल पूरा विवाद ये है कि जिन 2 जानकार लोगों को भी इस कमीशन में शामिल किए जाने की बात कही गई थी, उनका सिलेक्शन चीफ जस्टिस, प्रधानमंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता या विपक्ष का नेता नहीं होने की स्थिति में लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता वाली कमेटी करती। इसी पर सुप्रीम कोर्ट को सबसे ज्यादा ऐतराज था और सुनवाई के आखिरी दिन बेंच ने कहा था कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट के नए सिस्टम में आम लोगों को शामिल करने से काम नहीं बनेगा। अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने सरकार का बचाव करते हुए कहा था कि अगर हम बाकी कमीशन में आम लोगों को शामिल कर सकते हैं तो फिर यहाँ ऐसा क्यों नहीं हो सकता। वहीं कॉलेजियम सिस्टम में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के अलावा 4 सीनियर मोस्ट जजों का पैनल होता था। ये कॉलेजियम की सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर की सिफारिश करता था।
ये सिफारिश मंजूरी के लिए पीएम और राष्ट्रपति को भेजी जाती, इसके बाद अपॉइंटमेंट कर दिया जाता था। इस पूरे मामले पर सुनवाई 15 जुलाई को ही पूरी हो गई थी। जस्टिस जेएस खेहड़ की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय वाली कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने 99 संविधान संशोधन और एनजेएसी की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चुनौती देने वाली याचिका पर 31 दिन तक बहस सुनने के बाद 15 जुलाई को इसकी सुनवाई पूरी की थी। इस बेंच में जस्टिस जे चेलामेश्वर, जस्टिस मदन बी लोकुर, जस्टिस कुरियन जोसेफ और जस्टिस आदर्श कुमार गोयल भी शामिल थे। वहीं विरोध करने वालों का कहना था कि नए कानून को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन और दूसरे लोगों ने दलील दी थी कि जजों के सिलेक्शन और अपॉइंटमेंट का नया कानून गैर संवैधानिक है। इससे जुडिशनरी के फ्रीडम पर असर पड़ेगा। जाने माने वकील फली नरीमन, अनिल दीवान और राम जेठमलानी ने एनजेएसी बनाए जाने के खिलाफ तर्क दिए। वहीं दूसरी तरफ कानून के पक्ष में केंद्र ने तर्क देते हुए कहा कि केंद्र ने इस नए कानून का बचाव करते हुए कहा था कि 20 साल से ज्यादा पुराने जजों के नियुक्ति के सिस्टम में कई खामियां थी, इसलिए इनको बदलना जरूरी है। केंद्र ने मार्च 2015 में सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखते हुए कहा था कि जजों की नियुक्ति के लिए बना कोलिजियम सिस्टम अवैध है। अब कोर्ट ने सरकार की इस दलील को खारिज कर दिया है और 5 जजों की संविधान पीठ ने सरकार के बनाए नेशनल जुडिशनल अपॉइंटमेंट कमीशन को असंवैधानिक करार दिया है। मोदी सरकार के कमीशन लाने के बाद करीब 400 जजों की नियुक्तियां रुकी पड़ी हैं। एनजेएसी के बाद कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई और कहा गया कि ये सिस्टम न्यायपालिका की आजादी में दखल है और गैर संवैधानिक है। वहीं केंद्र सरकार का कहना है कि ये सिस्टम कॉलेजियम से कहीं ज्यादा पारदर्शी है और किसी भी सूरत में न्यायपालिका की आजादी में दखल नहीं है। अब ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का है तो सभी को मानना होगा और कौन कितना सही है ये वक्त ही बताएगा। चैनल 1 न्यूज के लिए रणधीर कुमार की रिपोर्ट। जी हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। एनजेएसी यानी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन, इसे रद्द कर दिया, कैंसिल कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और जो कॉलेजियम सिस्टम था उसे ही जारी रखा है सुप्रीम कोर्ट ने। सरकार के लिए यह बड़ा झटका माना जा रहा है। हालांकि सरकार के साथ तमाम राजनीतिक पार्टियां थी और तकरीबन 20 राज्यों ने भी इसको सपोर्ट किया था। अब देखने वाली बात यह होती है कि सरकार का अगला कदम क्या होता है। हालांकि प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि यह उनके लिए शॉक्ड वाली बात है, तो दूसरी तरफ कानून मंत्री सदानंद गौड़ा ने कहा है कि वो पहले फैसले को पढ़ेंगे, उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया उसी अंदाज में देंगे, यानी ढंग से देंगे, पूरी पढ़ाई करने के बाद। हालांकि प्रशांत भूषण बड़े वकील हैं, उन्होंने कहा है कि यह सही फैसला है। केटीएस तुलसी ने कहा है कि यह गलत है। तो अब देखने वाली बात यह होती है कि क्या कुछ निकल करके सामने आता है। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं, हम इसी पर चर्चा करेंगे अपनी इस न्यूज लाइन में। हम अपने मेहमानों से आपका तारुफ कराऊं। सबसे पहले तारुफ करवाते हैं अनुराग सिंह, जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के। अनुराग सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है। यतेंद्र चौधरी, ये भी अधिवक्ता हैं, वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और राकेश भान, ये राजनीतिक विश्लेषक हैं। राकेश भान, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो हम वक्त जाया किए बगैर सीधे चलते हैं अनुराग सिंह के पास और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। जी अनुराग सिंह, क्या है पूरा मामला, ये जरा समझाएं। देखिए, जो हम लोगों के देश में पिछले लगभग 20 साल से जजेस के अपॉइंटमेंट की प्रथा चली आ रही थी जी, वो सुप्रीम कोर्ट के ही एक फैसले की बदौलत कि साहब कोलेजियम सिस्टम चलेगा जी। और पिछले 20 सालों में हम लोगों ने जजेस के अंदर बेईमानी और तमाम तरीके के आक्षेपों को देखा और जिससे पीड़ित होकर पिछले साल पार्लियामेंट ने यह फैसला किया कि संविधान में संशोधन लाएं और एक स्पेशल नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स का बिल आए और जिसके तहत कि समाज के बाकी अंगों से भी लोगों को जोड़ करके और तब जी जजेस बहाल किए जाएं जी। और इसकी कॉन्स्टिट्यूशन संवैधानिकता चैलेंज हुई सुप्रीम कोर्ट में, बहस हुई, सारी चीज सामने है। और आज सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को जो सामने किया है सबके सामने, तो निश्चित रूप से बहुत ज्यादा गतिविधि हो रही है और बहुत अलग अलग तरीके की भावनाओं का आदान प्रदान हो रहा है। लेकिन जो इसमें एक सबसे मजबूत पहलू या पक्ष सबके सामने आई है मेरे हिसाब से, कि हम लोगों के यहाँ जो
चीजें चल रही हैं, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सुनने के बाद, और फैसला मैंने भी देखा थोड़ा बहुत जो देख पाया, 1030 पेज का फैसला है लगभग जी। तो सुप्रीम कोर्ट इसको ये मान रही है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी में दखल ना हो, जिसकी वजह से इसको जो है उन्होंने कहा है कि साहब असंवैधानिक है और ये स्थिति आई है। लेकिन जो सामाजिक सच्चाई है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए था, अब शायद ना देखा, जो भी देखा सुप्रीम कोर्ट ने, मगर मुझे लगता है कि जो बातें जिस प्रकार की समाज में सबके सामने है, बेईमानी, आपस में भाई भतीजावाद, और ये सब चंडीगढ़ में तो आप समझ लीजिए कि ये सच है, एंड आई एम गोइंग इट ऑन रिकॉर्ड फॉर दैट, कि मैक्सिमम जो जजेस हैं वो सब किसी न किसी तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड है, और न केवल जजेस, लॉ ऑफिसर्स का भी यही आलम है। जी, तो इससे जी यतेंद्र चौधरी आपके पास आते हैं, फिर अनुराग सिंह आगे सवाल लेंगे आपसे। यतेंद्र, ये जो फैसला आया है, तो कॉलेजियम सिस्टम को बहाल किया गया है, 22 साल पुराना मामला है, कोई संवैधानिक प्रक्रिया नहीं थी, और अब एनजेएसी को कैंसिल कर दिया गया। इससे जो अपॉइंटमेंट का जो तरीका था, जिस पर एतराज किया गया था और केंद्र सरकार ने संशोधन ला करके इसे पारित करवाने की कोशिश की थी, ये कहां तक इफेक्टिव होगा, कहां तक असरअंदाज होगा? देखिए, अब जो स्थिति बनती है जी, एनजेएसी का जो सरकार ने जो फैसला लिया था लाने का, जी, तो सिर्फ एक छोटा सा कोई फैसला नहीं था। जी, पहले लोकसभा से पास हुआ, राज्यसभा से पास हुआ, और देश की 20 विधानसभाओं से जी, इस पे मोहर लगी, तब जाके एनजेएसी का एक स्वरूप बना था। जी, इसके बाद में ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ, अनुराग भाई ने बहुत विस्तार से इसको बताया कि इसमें बातें आई रख के। मुझे ऐसा लगता है, देखिए, सरकार भी और सुप्रीम कोर्ट भी, जी, ये सब भारत की जनता के लिए है। जी, दे आर ऑल फॉर द सिटीजंस ऑफ दिस कंट्री। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हम सबको ये देखना है कि भारत के जो नागरिक है, जो जितने भी लोग हैं, उनकी बेहतरी के लिए क्या चीजें बन सकती है। जी, मुझे नहीं लगता, मेरा ये निजी राय है, कि संसद और विधानसभा से ऊपर कोई चीज हो सकती है उनके हितों को देखने के लिए। जी, शायद सुप्रीम कोर्ट ने इसको नजरअंदाज किया, किस तरीके से लिया मैं नहीं जानता, अभी जजमेंट भी नहीं पढ़ पाए हैं। जी, सुप्रीम कोर्ट को जरूर ये सोचना चाहिए था कि जब इतनी बड़ी मांग जी, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाओं तक पहुंची है, तो इसके बारे में जरूर उनको सोचना चाहिए था। जी, बिल्कुल। रिजिड होने से मुझे नहीं लगता कभी कोई काम होता है, हमेशा बातचीत से होता है। उनको बातचीत करनी चाहिए थी। हाँ, सरकार की भी गलती रही कि एनजेएसी जब बनाया तो अदालतों से नहीं पूछा, मशवरा जजेस से नहीं पूछा। यही बात जजेस पे भी करती है कि आज जो फैसला हुआ उसमें भी उनको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने खुद माना है कि कॉलेजियम सिस्टम में भारी कमी है, और जो पेंडेंसी है हमारे देश में केसेस की, वो करोड़ों में है। वो उनकी एफिशिएंसी को बयान नहीं करती है जी। वो कहती है कि इसमें खामी है। सैकड़ों रिक्त पदे हैं जजों की जो आज तक भरे नहीं गए। ये जो फैसला आया यतेंद्र, इसमें सबसे ज्यादा एतराज इस बात को लेकर के हुआ है कि इसमें सरकार का दखल ज्यादा बढ़ जाएगा। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने भी हमारे मूल ढांचे हैं, जितने भी स्तंभ है, ये तो निश्चित रूप से आप उस पर इंक्रोचमेंट नहीं कर सकते, पर इसमें दो चीजों को मिक्स किया जा रहा है। एक तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, एक जजेस का अपॉइंटमेंट। जजेस का अपॉइंटमेंट इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी से कहीं भी तालमेल नहीं करता है। आप उसको जोड़ के देख रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि 93-92 से पहले के जितने भी जजेस थे, शायद वो एफिशिएंट थे ही नहीं और उन्होंने कोई काम ही नहीं किया। ये बिल्कुल गलत है। जी बिल्कुल। राकेश मान, इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि यतेंद्र चौधरी ने भी कहा और अनुराग सिंह ने भी कहा, जरा ये बताएं कि जो न्यायपालिका का ये फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है, तो एक तरफ विधायिका और दूसरी तरफ न्यायपालिका, क्या टकराव की स्थिति बनती दिखाई दे रही है इस फैसले के बाद? इससे पहले कि मैं टकराव की बात करूं, मैं थोड़ा फिलोसफिकल बात करना चाहता हूं कि हमारे संविधान में जजेस के क्वालिफिकेशन के बारे में लिखा है, किस तरीके से उनको अपॉइंट किया गया जाए वो नहीं लिखा। तो 93 तक एक तरीका था, 93 पे कॉलेजियम सिस्टम पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ, 98 में फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसी को रिफॉर्म किया। तो अब जो आजकल जो ये कॉलेजियम सिस्टम है, बिल्कुल एक क्लोज क्लब बन गया है। ये हमारे समाज के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अब मैं नहीं कह रहा कि जुडिशियल कमीशन सबसे अच्छा रहता, लेकिन इट वाज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। एंड आई वुड जस्ट कोट
जी। आपने कहा कि केटीएस तुलसी ने उन्होंने कहा कि दिस इज द डिक्टेटरशिप ऑफ द अनइलेक्टेड जी जी बिल्कुल ओवर द जी। इलेक्टेड। और बात बिल्कुल सही है कि देखिए जजेस हमारे, उनको भी देखना है कि समाज में क्या हो रहा है। और जहां तक टकराव की बात है, अगर ऐसा चलता रहे तो टकराव जरूर होगा, और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि नहीं। असल राकेश मान, मेरा सवाल दरअसल ये है कि एक तरफ लोकसभा राज्यसभा ने पास कर दिया, और अभी आपने सुना यतेंद्र चौधरी भी बता रहे हैं कि 20 विधानसभाओं से इसे पास कराया गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला आया है, तो जो परिस्थितियां बन रही हैं, क्या ये परिस्थितियां भविष्य में टकराव की स्थिति की तरफ ले जाती नहीं दिखाई दे रही? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि शायद, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि दोनों तरफ से लोगों में कुछ वो सोच विचार करेंगे और टकराव से हम किसी न किसी तरीके से बच जाएंगे। अब जहां तक देखिए जुडिशरी की इंडिपेंडेंस की बात है जी, अभी हमारे 2 वरिष्ठ वकीलों ने बताया, तो मुझसे बहुत ज्यादा अच्छी तरह समझा सकते हैं आपको जी, बिल्कुल। लेकिन अब अमेरिका का संविधान देखिए, वहां जब जुडिशियल जो भी सुप्रीम कोर्ट का जज बनता है, तो जिस तरीके से उसका पूरा जिंदगी का मतलब खाका तैयार किया जाता है। वो तो प्राइमरी स्कूल से लेकर वो कॉलेज में क्या किया, उसने वकालत प्रैक्टिस करते किया, वो सब कुछ तैयार किया। यहाँ तो कुछ स्क्रूटनी नहीं होती जी, होम मिनिस्टर की स्क्रूटनी होती है, लेकिन पब्लिक स्क्रूटनी बिल्कुल नहीं होती। वहां अमेरिकन सेनेट उनको अप्रूव करता है, और जो स्क्रूटनी होती है उससे उनकी जुडिशरी की इंडिपेंडेंस। और शायद अनुराग सिंह जी, शायद भारत पहला देश होगा, या हो सकता है काका और हो आपकी जानकारी में तो आप बता देंगे, कि जजों की बहाली के लिए सिर्फ जज ही यहां तय है, बस दूसरा किसी का दखल नहीं। जैसे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में ये लगभग 35 साल पहले ये बात आई थी कि जजेस रेफरेंस कमेटी बननी चाहिए जी, लेकिन अभी तक बनी नहीं है जी। ये रेफरेंस है, जजमेंट पे भी इसका रेफरेंस है, तो वो एक अलग चीज है। लेकिन हिंदुस्तान एक जमहूरियत है, इस पूरे विश्व का सबसे बड़ा जमहूरियत है, और जमहूरियत का जब इतने प्रभावशाली रूप से फैसला है 2014 में, राज्यसभा लोकसभा 20-20 राज्य जब इस बात को कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से जनमानस में की भावना जरूर जाती है कि जो जन भावना है, जो लोगों की भावनाएं हैं, जो फील करते हैं जुडिशरी के बारे में, तभी इतनी बड़ी चीजें हुई, उसको कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट या जो भी जिन लोगों ने केस को वहां प्रेजेंट किया है, ये सबकी जिम्मेदारी बनती है कि शायद कहीं ना कहीं से उस पर चूक हुई है, उस भावना को ठीक से प्रकट नहीं किया गया है, और सुप्रीम कोर्ट ने अनदेखा किया है उसको। जी बिल्कुल। यतेंद्र चौधरी, आगे क्या गुंजाइश बनती है या बचती है इस मामले को लेकर? केंद्र सरकार के पास तो बहुत सीमित रास्ते हैं जी। मुझे लगता है रिव्यू के बारे में तो शायद खुद अटॉर्नी जनरल ने बोला है कि रिव्यू के लिए हम नहीं जा रहे इसमें जी। आगे पार्लियामेंट को तय करना है कि इसमें क्या करे, जरूर सोच विचार करना चाहिए जी, और कोई ऐसा बिल लाए उसमें जो भी जजमेंट को अच्छे से पढ़े, उसमें देखे क्या क्या चीजें उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल कही है, उनको मद्देनजर रखते हुए एक ऐसा खाका बनाना चाहिए जो इस टेस्ट को पार कर सके। जी बिल्कुल जी। जरा अपने दर्शकों को हम बताते चले ताकि दर्शक भी समझ लें। हालांकि अनुराग सिंह ने शुरू में बता दिया था कि ये कॉलेजियम सिस्टम और NJAC जो है, ज्यादातर दर्शक शायद ना समझ पा रहे हो, इसलिए ये जरूरी है कि मैं बता दूं कि इसमें जो फर्क है, कॉलेजियम सिस्टम में चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठ जजों का एक फोरम जजों की नियुक्ति और तबादले की सिफारिश करता है। संविधान में कॉलेजियम सिस्टम का कहीं जिक्र नहीं है। यह सिस्टम 28 अक्टूबर 1998 को 3 जजों के मामले में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के जरिए प्रभाव में आया था। NJAC में जिन 2 हस्तियों को शामिल किए जाने की बात कही गई थी, उनका चुनाव चीफ जस्टिस, प्रधानमंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता या विपक्ष का नेता नहीं होने की स्थिति में लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता वाली कमेटी करती। इसी पर सुप्रीम कोर्ट को सबसे ज्यादा एतराज था, जो हमने सवाल भी किया अनुराग सिंह से भी और यतेंद्र चौधरी से भी। और एक चीज इसमें और जोड़ता चलूं कि NJAC में 6 सदस्यों का प्रस्ताव था। देश के चीफ जस्टिस को इस कमीशन का प्रमुख बनाने की बात कही गई थी। इसमें सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठ जजों, कानून मंत्री और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी 2 जानी मानी हस्तियों को बतौर सदस्य शामिल करने की बात थी। और साथ में NJAC सरकार के जरिए प्रस्तावित एक संवैधानिक संस्था है, जिसे जजों की नियुक्ति के कॉलेजियम सिस्टम की जगह लेने के लिए बनाया गया था। वहीं कॉलेजियम सिस्टम के जरिए पिछले 22 साल से जजों की नियुक्ति की जा रही है। तो ये चीजें हमने अपने दर्शकों की जानकारी के लिए बताई है, जो ये फर्क है कॉलेजियम में और NJAC में। हम दर्शकों को
अभी बताते चलें, जो बात हमने बताई है उस पर आगे भी विस्तार से चर्चा जारी रहेगी। लेकिन एक और हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं और इनका नाम है BS दुबे। ये भी वकील हैं और कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। इनकी जरूरत भी थी अभी। आपका बहुत बहुत स्वागत है BS दुबे। BS दुबे, हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इस पर चर्चा शुरू है, अभी आप आए हैं तो मुनासिब यह है कि आप ही इस पर प्रतिक्रिया दें। आप भी इसके पक्षकार थे NJSC के, बताएं। देखिए, पक्षकार तो थे हम जी। अभी कोर्ट का इंटरप्रिटेशंस क्या है, पूरी जजमेंट अभी आई नहीं है जी। वो तो खैर हम इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम पक्षकार थे, लेकिन जो प्रेजेंट सरकार है इसके ढुलमुल रवैये से जी जो विभेद पैदा हुआ, जो विसंगतियां पैदा हुई, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है, जो झटका दिया है सरकार के लिए, वो मैं सही ठहरा रहा हूं कि ये जो सिस्टम है, ये आपने जो सपोर्ट किया था, हमने सपोर्ट किया था तब किया था, लेकिन अभी जो इन्होंने विसंगतियां जो पैदा किया ना, इन्होंने मतलब फैसला आया तो सरकार के लिए झटका, सपोर्ट किया तो आप सही थे। नहीं, उस समय हमने किया था, इस बात को मैं मानता हूं, हमारा ही लाया हुआ बिल था ये। लेकिन जो सरकार की जो मैंने क्या कहा कि जो विसंगतियां थी इस बिल के प्रति, जो इनके भेदभाव वाली नीति थी, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट का जो उच्चतम न्यायालय का जो ऑर्डर आया है वो इनके लिए बहुत बड़ी झटका है। और वो मैं मानता हूं कि ये ऑर्डर जो प्रेजेंट प्रारूप है उसको देखते हुए है। चलिए, अनुराग सिंह से इसी बात को समझने की कोशिश करते हैं कि कहां विसंगतियां थी। अनुराग सिंह, BS दुबे का कहना है विसंगतियां थी और सरकार के लिए झटका, हालांकि सपोर्ट में ये भी थे। अनुराग सिंह, नहीं, देखिए, मैं चूंकि राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, हाँ, लेकिन मेरा टेक्निकल बातें बता दें। नहीं, टेक्निकल किस उसमें एस्पेक्ट में नहीं, जैसा कि ये कह रहे हैं ना कि विसंगतियां थी, तो अगर नहीं थी तो आप यही बता दें। नहीं, कोई विसंगति, देखिए, विसंगति कोई नहीं है। ऐसा नहीं है कि कॉलेजियम सिस्टम में जो अपॉइंटमेंट होता है उसमें चेक्स एंड बैलेंस का प्रिंसिपल नहीं है, उसमें जजेस के बारे में इंक्वायरी नहीं होती, या ऐसा भी नहीं है कि जो लोकल बार एसोसिएशंस होते हैं उनका से नहीं होता। फाइल कॉलेजियम में पहले हाई कोर्ट में आती है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आती है, इसके बाद PMO जाती है, राष्ट्रपति भवन जाती है, पूरी इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट लगती है। तो इतना आसान भी नहीं है कि रैंडमली किसी को भी बना दिया जाए जज। लेकिन सिस्टम में चूंकि देखा गया, पाया ये गया कि बहुत से ऐसे लोग भी चले आए जिनको नहीं होना चाहिए जी। और यही शिकायत थी सबकी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए बिल बनाया गया कि साहब इसमें समाज के जो अच्छे लोग हैं, जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो मानंद लोग हैं, जो ये तय करें कि साहब किस प्रकार के जजेस हमें चाहिए जी। तो उसके पीछे सिर्फ ये फिलॉसफी केवल ये नहीं थी कि कॉलेजियम फेल कर गया है, उसके पीछे फिलॉसफी ये थी NJSC के पीछे, जो मैं समझता हूं कि हम कैसे और कॉलेजियम में विसंगतियां और हम कैसे और बेहतर जजेस को लेके आए। जी बिल्कुल। यतीन्द्र चौधरी, जरा ये समझाएं ताकि दर्शक भी समझ सकें कि एक संविधान संशोधन के जरिए कोई कानून बनाया जाता है, जैसा कि यह कानून NJSC का आया सामने, और उस पर सुप्रीम कोर्ट उसे रोक लगा देती है, तो अब क्या वाकई वो जो रोक लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने, इसकी तोड़ के लिए फिर हम पार्लियामेंट का रुख कर सकते हैं? कोई ऐसा तरीका, कोई ऐसा कानून? देखिए, एक बात समझनी बहुत जरूरी है जी। हर देश में जी कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है जी, वो हमेशा एक सुधार की भूमिका में रहता है जी, कि उसमें जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं सुधार होते हैं, होने भी चाहिए। वो हमेशा एक ऑनगोइंग प्रोसेस रहता है, वो रुकता नहीं है जी। मुझे लगता है ये भी हाँ नहीं रुकने वाला है। निश्चित रूप से पार्लियामेंट, विधानसभा जितनी भी देश में है इस पे विचार करेगी कि अब आगे क्या करना है। देखिए, जो सिस्टम आज तक चला आ रहा था 20-22 सालों से, उसमें कमियां हैं, उसमें कमियां थी, उसका प्रूफ हमारे सामने है। उनको ओवरकम करने के लिए हमें जरूर कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। रही बात इसमें जो हमारे वकील साहब ने कही कि राजनीति की, मुझे नहीं लगता कांग्रेस बीजेपी वाली राजनीति में एटलीस्ट इस मामले में जाना चाहिए कि उन्होंने अपनी भूमिका अच्छे से नहीं निभाई और उन्होंने शायद अच्छा से बिल बनाया था। मुझे नहीं लगता ये बात बिल्कुल भी ठीक है करनी। यहाँ पे हमें भारत की जनता की जन भावनाओं को देखते हुए इसमें बैठ के बातचीत से एक कोई रास्ता निकालना चाहिए कि जुडिशियल रिफॉर्म्स जो है वो समय की मांग है जी। वो जुडिशियल रिफॉर्म्स में सबसे पहले आप जजेस को कैसे अपॉइंट करेंगे, उसी से शुरुआत होनी चाहिए और उसको आगे बढ़ना यही बेसिक मुद्दा भी है जी। यही बेसिक मुद्दा भी है। लेकिन विडंबना यह है कि राजनीति तो हर जगह घुस जाती है। बहरहाल हम चर्चा को जारी रखेंगे, फिर आएंगे राकेश भान के पास। चूंकि वक्त एक ब्रेक का हो गया है, ब्रेक के बाद आते हैं राकेश भान से, पूछते हैं इसका सामाजिक पहलू।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है एनजेएसी को लेकर के, उसी पर हम परिचर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। हम सीधे रुख करते हैं राकेश भान की तरफ और ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो परिचर्चा चल रही है, ठीक है, ये संवैधानिक प्रक्रियाएं हैं, संशोधन भी हुआ, बिल का अमेंडमेंट हुआ पार्लियामेंट से, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला भी आया है, लेकिन इसका कहीं ना कहीं सामाजिक परिप्रेक्ष्य भी है। जाहिर सी बात है, तमाम चीजें समाज से जुड़ती हैं और हर जगह जुड़ती हैं। तो राकेश भान के पास हम जाते हैं। राकेश भान, इसका सामाजिक परिप्रेक्ष्य जो है, जरा इसके बारे में समझाएं। जहां तक सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बनने की बात है जी, क्वालिफिकेशन में असली 3 तरीके के लोग आ सकते हैं जी। या तो वो वकील हो जी, शायद कुछ उनके एक्सपीरियंस होना चाहिए जी। दूसरा वो जुडिशरी से ऊपर आते हैं, हाई कोर्ट से आते जी। हैं, और तीसरा है एमिनेंट जूरिस्ट या एमिनेंट लीगल एमिनेंट या लुमिनरी कहते थे। लेकिन आज तक हमारे इतिहास में कोई इस थर्ड कैटेगरी में कोई सुप्रीम कोर्ट जज नहीं बना। वो ऐसा एमिनेंट पर्सन का है कि कोई आप एकेडमिक आदमी को ला सकते थे, लेकिन अब आपने कोलिजियम कर दिया। ये तो बिल्कुल एक क्लोज क्लब, मैं फिर से कह रहा हूं, क्लोज क्लब है। और ये जो फैसला आज का है, दिस इज स्मैक्स ऑफ जुडिशियल एरोगेंस। और जहां तक बात है, देखिए, अगर हम चाहते हैं कि अच्छे जज आए तो आपको इसको प्रक्रिया को खोलना पड़ेगा। वो नेशनल जुडिशियल कमीशन हो या कोई और तरीका आप बनाए, लेकिन ये कोलिजियम ज्यादा देर नहीं चल सकता। हमें एक डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में आपको विधानसभा का बात सुननी है, पार्लियामेंट की बात सुननी है। एक जुडिशरी क्लब नहीं चल सकता ज्यादा देर। ये तो इन्होंने जिमखाना क्लब बना दिया है। मैं तो कहूंगा आप अगले बार इनको अलग से क्लब मेंबरशिप दे दीजिए और कहीं के जो इस क्लब में नहीं आते, जैसे हमारे सीनियर वकील साहब ने कहा कि पंजाब में सब जज रिलेटेड हैं। अब पंजाब से क्या, अब आगे जितने भी स्टेट होंगे सबके जज रिलेटेड होंगे। और मैं जानता हूं कि जजेस को ये सुनकर बात बुरी लगेगी, लेकिन दिस इज अ केस ऑफ जुडिशियल एरोगेंस, और क्या मैं कह सकता हूं। और जब तक आप ये प्रक्रिया को खोलेंगे नहीं, हमें अच्छे क्वालिटी जजेस नहीं मिल सकते। बड़ी बात जी, बड़ी बात। बीएस दुबे, आपसे समझना इसलिए भी जरूरी अब हो गया, हालांकि मैं उधर जाने वाला था, लेकिन आपके पास इसलिए आ गया कि आपकी सरकार ज्यादातर वक्तों में रही है, केंद्र में भी आपने राज्यपाट किया है और कई राज्यों में हमेशा आपकी सरकार रही, आज भी है। आपकी सरकार हमेशा रही और ये जो त्रुटियां बताई जा रही हैं, ये जो कमियां और खामियां बताई जा रही हैं, इन खामियों को दूर करने के लिए इतना वक्त क्यों लगा, पहले कोशिश क्यों नहीं की गई, और आज आप फिर कह रहे हैं कि सरकार की किरकिरी हुई है, आप बरी हो रहे हैं इससे? देखिए ना, मैं बरी हो रहा हूं चूंकि ये उच्चतम न्यायालय का आदेश है, तो इस पे बहुत ज्यादा डेप्थ प्रतिक्रिया नहीं देना चाहूंगा मैं। मैंने अभी कहा कि अभी जजमेंट भी मैंने नहीं, पूरी इंटरप्रिटेशन अभी बाकी है उसका। जी, रही बात, देखिए, कोई भी अगर ऑर्डर आता है उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया जाता है तो कुछ ना कुछ इंटरप्रिटेशन होती है जी, लॉ के, या तो अगेंस्ट में होता है या फेवर में होता है। रही बात, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसा फैसला दिया है जिसमें इतने मतलब देश के सरकार की अपेक्षा थी, देश के लोगों की अपेक्षा थी, जो भी था, लेकिन फिर भी एक हार्ड और इतना बड़ा जजमेंट आई है, तो जरूर कुछ ना कुछ खामियां है उसमें। ठीक है, मैं उस खामियों के राजनीतिक पहलू को नहीं, मैं राजनीति में, चूंकि कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, इसलिए राजनीतिकरण नहीं करना चाहूंगा मैं। नहीं, राजनीतिकरण करने की आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन खामियां थी, लेकिन चाहे वो सरकार की तरफ से, वो सरकार की पैरवी की तरफ से है, या सरकार बात कर रहा हूं, सरकार की पक्ष अपना इंटरप्रिटेशन करने में पीछे रही, या सरकार की मंशा खुद ही थी कि नहीं ठीक है ये बिल वापस ले लिया जाए, जैसे भी हो मामला, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, डेप्थ में नहीं जाऊंगा, लेकिन जो भी सुप्रीम कोर्ट की फैसला है वो हमारे लिए मान्य, बिल वापस ले लिया और मान्य नहीं, मैं उसमें अब बता रहा हूँ ना आपको, मैं डिटेल में नहीं, लेकिन जो भी मान्य है मैं उनको तहे दिल से स्वागत करता हूँ उसको। इसमें मैं कोई इसके अगेंस्ट में कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन दूसरा पक्ष भी है ना कि आपने संशोधन किया। कोलिजियम सिस्टम 22 साल पहले जो बनी थी, कोलिजियम सिस्टम का भी एक रूप था कि जो इंटरफेरेंस, जुडिशियली इंटरफेरेंस के आधार पे बनी थी कि कोई इंटरफेरेंस नहीं होना, इंडिपेंडेंसी ऑफ द जुडिशियरी। ठीक है, चलिए इसी चीज तो रही बात, उसमें से अगर कुछ चीजें लगा है माननीय न्यायालय को कि नहीं ऐसा कुछ संभावना होती है, हो सकती है आगे भविष्य में, और उन्होंने अपने आदेश दिया है, तो आदेश वो देश के लिए, देश की एकता अखंडता से जुड़ी है, देश की संवैधानिक पद्धति से जुड़ी हुई है। मैं उसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहूंगा, मैं उसका एक नागरिक और एक अधिवक्ता होने के नाते उसको स्वागत करता हूँ। चलिए ठीक है, अनुराग सिंह, जरा ये समझाएं कि
न्यायपालिका और विधायिका, दो चीजों से देश हमारा चलता है। प्राथमिकता किसे देनी चाहिए? देखिए, संस्थाओं की प्राथमिकता नहीं होती जी। जब आप कहते हैं कि हम संविधान से चल रहे हैं या हमारा देश संविधान पर आधारित है जी। तो प्राथमिकता संविधान होता है, प्राथमिकता जनमानस की भावना होती है, प्राथमिकता देश वालों का हित होता है जी। विधायिका क्या करती है? विधायिका जनमानस के प्रतिनिधियों से बनता है जी, चाहे स्टेट में हो या केंद्र में हो जी। और जो एक सोशल जो वेव आती है कि साहब ये इस प्रकार का कानून होना चाहिए, इस प्रकार की चीजें होनी चाहिए, वो कानून बनाया जाता है और उसको फिर सुप्रीम कोर्ट ये करती है कि साहब क्या जो कानून बना है वो संवैधानिक है या नहीं है। यही बात होती है संक्षेप में। जी। जो मौजूदा स्थिति है इसमें जो सबसे बड़ी जो एक बाकी चीजों में और सामान्य कानून और इस कानून में जो फर्क है, जो बारीक सा फर्क है मुझे जो लगता है वो ये है कि एक संस्था है न्यायपालिका जिसकी कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगा और उस प्रश्न चिन्ह का जवाब देने के लिए पूरे देश भर में प्रक्रिया गुजर करके इस कानून को लाया गया और इसको आज सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि ये असंवैधानिक है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक बहस नई चालू हुई है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इतने बड़े फैसले को देने से पहले क्या उसने सोचा कि क्यों इस प्रकार का कानून लाया गया है? उसको आप सिर्फ ये कहेंगे कि साहब चूंकि दो समाज के बड़े लोग आएंगे, चूंकि उस कमिटी के चेयरमैन भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस चेयरमैन ऑफ दैट कमिटी, जी बिल्कुल, तो चेयरमैन का दखल होता है जी और उसको आप कहेंगे कि साहब इंटरफेरेंस ऑफ जुडिशरी है। तो मुझे लगता है ये सोचनीय विषय है, इस पर बहुत गहरी आपने विवेचना करना होगा सुप्रीम कोर्ट को। ऐसा नहीं है। यतीन्द्र चौधरी, क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उस पर विवेचना की जा सकती है? देखिए, निश्चित रूप से की जा सकती है, इसमें तो कोई दौराय नहीं है जी। ऐसा वकील साहब ने कहा कि हम इसका स्वागत करते हैं और ये फैसला है, निश्चित रूप से। पर यह भी सही है कि ये जन भावना थी, जो ये एनजेएसी आया था, ये जन भावनाओं का एक ये उसका प्रमाण था कि जन भावना इस ओर इशारा कर रही है कि इसमें बदलाव कीजिए, इससे लोग दुखी है, इससे पीड़ित है, इससे देश का नुकसान हो रहा है। जन भावना जो जितने भी भारत के लोग हैं वो सीधे सीधे अदालतों से जुड़े हुए हैं, उनको फर्क पड़ता है। निश्चित रूप से इस पे सोच विचार करना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट को भी करना चाहिए जी। और सरकार को तो निश्चित रूप से करना पड़ेगा कि इसमें क्या कदम उठाया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो एतराज किया है कि अगर इसमें प्रधानमंत्री आ जाएं, लोकसभा में विपक्ष के नेता आ जाएं, तो जाहिर सी बात है ये पॉलिटिकल मैन होते हैं, पॉलिटिकल बैकग्राउंड होता है, तो इससे हस्तक्षेप बढ़ेगा। तो क्या नहीं माना जा सकता है कि अगर ये लोग आ जाएं वाकई तो हस्तक्षेप बढ़ेगा? देखिए, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि हस्तक्षेप किस चीज में बढ़ेगा। क्या जुडिशरी के फंक्शनिंग में हस्तक्षेप हो सकता है इससे? ये सिर्फ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस से रिलेटेड मामला है कि जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, उसके बाद क्या हस्तक्षेप सरकार इसमें कर सकती है? तो दो चीजों को मिलाया जा रहा है सिर्फ इसलिए कि इसका कॉलेजियम सिस्टम चलता रहे। और कुछ बातें हमारे जो राजनीतिक विश्लेषण है उन्होंने कही कि जो समस्या है आजकल, जो अंकल जजेस और सारी बात चल रही है, वो भी एक गंभीर प्रश्न है, सोचना पड़ेगा निश्चित रूप से। बिल्कुल। राकेश भान, जो आपने अभी थोड़ी देर पहले प्रश्न उठाया था, जिसके बारे में यतीन्द्र चौधरी अभी चर्चा भी कर रहे थे, इससे जो हमारा न्यायिक व्यवस्था है जो है उसमें अक्सर ये देखा जाता है और शिकायत रही है लोगों की, हालांकि दबे जबान में ही सही, लेकिन लोग बोलते जरूर हैं कि उन्हें न्याय नहीं मिला। कई ऐसे मौके आए हैं जिसमें यह आवाज जरूर निकलती है, कहीं कहीं मुखर आवाज होती है, कहीं कहीं दबी आवाज होती है। तो ये जो कमियां हैं, इन कमियों को दूर करने के लिए, चूंकि आप विश्लेषक हैं, तो हम चाहेंगे कि थोड़ा सा इस पे विश्लेषण करें, इस पे रोशनी डालें कि आम लोगों को सामने आकर के क्या करना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टियों को अवेयरनेस लाने के लिए, जागरूकता लाने के लिए आम लोगों की तरफ से कैसी प्रतिक्रिया आनी चाहिए, ताकि ये जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं और जो विधायिका का हिस्सा बनती हैं और न्यायपालिका है, इसमें न कोई टकराव की स्थिति बने और न कहीं कोई मतभेद आए और तमाम चीजें सुचारू रूप से चले। आपके सवाल का जवाब देने से पहले थोड़ा ये जो जुडिशियल रिव्यू है जी, इसका इतिहास भी हम देख लें जी। जुडिशियल रिव्यू जो कॉन्सेप्ट है कि जुडिशरी पार्लियामेंट पर निगरानी रख सकती है, ये जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट से पहली बार शायद मार्बरी वर्सेस मेडिसन यूएस सुप्रीम कोर्ट में हुआ था, आज से करीब 250 साल पहले या 200।
200 साल पहले जी। तो हिंदुस्तान में भी हमने वही जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट अडॉप्ट किया है, लेकिन अमेरिका ने जुडिशियल लॉज पर वो रिव्यू करते हैं, लेकिन आज तक कोई अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पर उनके सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हिंदुस्तान में जरूर कहा है, हिंदुस्तान में उन्होंने पहले कहा कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल तब है अगर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बदल रहा है। हम बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकते, लेकिन ये जुडिशियल कमीशन से हमारा बेसिक स्ट्रक्चर तो नहीं बदल रहा। मैंने अभी पूरा डिसेंट पढ़ा नहीं है, लेकिन ये मैं समझना चाहता हूं कि इनका क्या आर्ग्यूमेंट है हमारे सुप्रीम कोर्ट का कि इन्होंने क्यों कहा कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सुप्रीम कोर्ट से ये अगर जुडिशियल कमीशन हम बनाए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ढांचा तो नहीं, बेसिक स्ट्रक्चर इज नॉट चेंजिंग, सो व्हाट इज द रैशनल बिहाइंड दिस डिसीजन, ये बढ़कर ही तभी इसके चर्चा की जा सकती है। और जहां तक आम जनता की बात है, मुझे तो लगता है कि इसके बारे में आम जनता में काफी चर्चा होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए कि आगे जाकर हम क्या कर सकें जो कि अच्छे जज हम ला सकें जी। क्योंकि देखिए जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लोग कहते हैं कि अब हाई कोर्ट की बात है या लोअर जुडिशियल की भी बात है, केस लगते हैं, 30 साल बीत जाते हैं, लोग मर जाते हैं, लेकिन केस का फैसला नहीं होता जी। और वो क्यों है? एक तो है कि जुडिशियल इनएफिशिएंसी है, शायद जुडिशियल हमको एफिशिएंसी बढ़ाना है, लेकिन क्वालिटी ऑफ जजेस जो है वो बहुत ही एक महत्वपूर्ण सवाल उठ रहा है जी। और जब तक कि हम आप इसको और ट्रांसपेरेंट नहीं करें तो ये बात आगे नहीं बढ़ेगी जी। बिल्कुल, जाहिर सी बात है, बड़ी अच्छी बात आपने कही कि इसमें ट्रांसपेरेंसी लाना होगा, तभी जाकर के बात आगे बढ़ेगी। अनुराग सिंह जी, थोड़ा सा लीक से हट के अगर हम बात करें, हालांकि है कोर्ट से ही रिलेटेड मामला, अक्सर ये देखा जाता है कि जैसे न्यायालय में मामला गया, चाहे वो निचली अदालत की बात हो या हाई कोर्ट की बात हो या सुप्रीम कोर्ट की बात हो, अक्सर ये देखा जाता है कि जो नामी गिरामी वकील होते हैं जी, हाँ, थोड़ी देर पहले हम लोग चर्चा भी कर रहे थे जी जी, उनका चेहरा देख करके भी कभी कभी फैसला आया है, ऐसा माना जाता है जी। मैं इस पे कोई समीक्षा नहीं कर रहा हूं, न मेरा कोई वक्तव्य है इस पर, लेकिन ऐसा माना जाता है। क्या वाकई ऐसा होता है? देखिए, बड़े वकील जब खड़े होते हैं जी कोर्ट में जी, तो आप इस पर ऑटोबायोग्राफी भी पढ़ें एमसी सेटलवाड की, और तमाम इसमें पब्लिक में किताबें हैं जी, और इस बात को कहा जाता है, माना जाता है कि बहुत फर्क पड़ता है। केवल कानून में क्या लिखा है इस पर और इंटरप्रिटेशन, इस पे बहस नहीं होती है जी। बड़ा वकील जब खड़ा होता है तो उसके अपनी आभा जो होती है उसका पूरा प्रभाव पड़ता है, चाहे जज हो या दूसरे साइड के वकील हो, कोई भी हो। अब मान लीजिए कि कोई बहुत प्रभावशाली व्यक्ति सामने खड़ा है जी, और सामने जो जज बैठे हैं उनका कभी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम कोई रेफरेंस रहा हो किसी भी तरीके का, चाहे परिचय का हो, किसी प्रकार के फेवर का हो, बहुत सी बातें होती हैं, तो उसका तो इफेक्ट होता है जी। बिल्कुल जी। यतेंद्र चौधरी, इसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया जाए तो जब इसका फर्क पड़ता है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं मन में ये भावना तो उनके दिल में जरूर आती होगी जो वो केस लड़ रहा हो, जिसके पास बड़े वकील के लिए पैसा नहीं है और जो बड़ा वकील खड़ा नहीं कर सकता, तो कहीं ना कहीं ये मन में तो सवाल उठता होगा ना कि कहीं मेरे खिलाफ ना मामला चला जाए। यतेंद्र चौधरी, देखिए, निश्चित रूप से पड़ता है जी। और हमारा देश आज भी काफी बड़ी मात्रा में गरीबों का देश कहा जाता है जी। अगर आप सुप्रीम कोर्ट के लिटिगेशन या हाई कोर्ट के लिटिगेशन देखें, बहुत महंगी लिटिगेशन है, आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर है वो बिल्कुल नहीं कर सकता महंगे वकील, निश्चित रूप से ये बात है। ये तो वकीलों को भी सोच विचार करने की जरूरत है कि इसके ऊपर भी कुछ इस पे चर्चा करनी चाहिए। और जहां तक इसको कॉलेजियम या इसको जजेस के अपॉइंटमेंट से जोड़कर देखा, मुझे लगता है कि अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस एक थोड़ा सा डिफरेंट फील्ड है इससे। हाँ, थोड़ा सा हम ये बात मान के चल रहे हैं कि 20-22 साल में जितने भी जजेस अपॉइंट हुए हैं उनमें कुछ त्रुटियां थी या नहीं, उनमें क्या क्या कमी रह गई है या उनमें क्या क्या बदलाव होने चाहिए, वो एक डिफरेंट इशू है मेरे हिसाब से। डिफरेंट, हाँ, नहीं, मैंने इसलिए कहा था कि थोड़ा सा लीक से हट करके। पर मैं इसमें एक बात जरूर रखना चाहता हूँ, छोटी सी बात है कि जब भारत का संविधान बना था जी, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थे जी, उनके दिमाग में भी ये बात जरूर आई होगी निश्चित रूप से, जाहिर सी बात है। तो उन्होंने भी जब ये आर्टिकल आई थिंक 142 जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए, उसमें भी उन्होंने बहुत साफ साफ लिखा है कि प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस। उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट या जजेस को पूरी तरह से कोई पावर नहीं दिया था उस समय भी, उसमें भी प्रेसिडेंट को रखा गया था कि एक नुमाइंदे के रूप में, सरकार के नुमाइंदे के रूप में,
कि उनके कंसल्टेशन के साथ वो बनेंगे, तो मुझे लगता है भावना को इस पे विचार किया जाना जी, बिल्कुल विचार करने की आवश्यकता है। जी बीएस दुबे, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, ऐसा भी कहना कि नहीं लोगों को न्याय नहीं मिलता, ये नहीं, ये किसी ने नहीं कहा कि लोगों को न्याय नहीं मिलता। मैं आता हूँ, या देर से न्याय मिलता है जी। जो आज जन भावना है, उसकी भावना विधायिका से उठ चुकी है। विधायिका पे लोगों का विश्वास नहीं है, प्रशासनिक अधिकारियों पे भी विश्वास नहीं है। तो एक अगर कहीं भी विश्वास का पात्र है, चाहे देश के कोई भी ढांचा हो, संस्था हो, तो एक न्यायपालिका बनी है। अब मुझे नहीं लगता कि हम इतने डेप्थ चर्चा करके उसको भी हम कलंकित नहीं करने चाहेंगे, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। रही बात ट्रांसपेरेंसी, एक अलग इशू है, इंटरफेरेंस एक अलग इशूज है। ट्रांसपेरेंसी को आगे रख के कभी इंटरफेरेंस न्यायपालिका में कभी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता कि आप ट्रांसपेरेंट हो लेकिन वो इंटरफेरेंस के माध्यम से हो। ये दोनों को हमें अलग अलग डिफाइन करना चाहिए कि ट्रांसपेरेंसी एक सही चीज है, लेकिन उसमें इंटरफेरेंस कहीं एंट्री नहीं होनी चाहिए। इसको ध्यान में रखना चाहिए। रही बात विधायिका और न्यायपालिका के, अगर दोनों अलग अलग स्तंभ है, दोनों की चर्चा करते हैं, तो विधायिका भी फुल्ली डिपेंडेंट है न्यायपालिका, और विधायिका आज तक गाड़ी के दो मुझे नहीं लगता कि विधायिका ने ऐसा कोई आरोप और प्रत्यारोप लगाई है कि न्यायपालिका की ढांचा विधायिका की ढांचा में कोई विरोधाभास है। रही बात विधायिका के पास पूरी पावर है, अगर कोर्ट का कोई इंटरप्रिटेशन है, उच्चतम न्यायालय का कोई इंटरप्रिटेशन है कि नहीं ठीक है, ये हमारे सिस्टम के कॉन्स्टिट्यूशनल है, तो ठीक है, उसके पास फिर लेट अस सी आगे पावर, फिर दोबारा अमेंडमेंट कर सकती है, दोबारा कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो इंटरप्रिटेशन आई है, वो इंटरप्रिटेशन को एक बार देखें, और देख के अगर लगता है कि नहीं अगर कोई जरूरी है तो ठीक है, बिल ला सकते हैं। ये बहुत बड़ा इशू का नहीं है। अगर हम इसको ज्यादा पब्लिकली बनाएंगे तो एक तरह से पॉलिटिकल मोटिवेटेड हो जाएगा, और मुझे लगता है कि विधायिका पे फर्क होगा, विधायिका पे फर्क होगा तो आम आदमी पे फर्क पड़ेगा। न्याय एक सिस्टम है, और हो सकता है न्याय में देरी होती है, लेकिन एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है। हर आदमी को ट्रायल कोर्ट में अपनी प्रोसीडिंग करने का मौका मिलता है, फिर अपील में जाने का मौका मिलता है, फिर उससे अपील का जाने का मिलता है। रही बात बार बार क्वेश्चन आता है चाहूंगा कि बीएस दुबे जी, ठीक है, वो न्यायिक प्रक्रिया पर ना कोई सवाल उठा रहा है ना उठाएगा, लेकिन अगर किसी के मन में, चूंकि देखिए देश हमारा लोकतांत्रिक देश है, और ये देश सबसे पहले सर्वोपरि जनता है, आवाम है ना। देखिए जनता, लेकिन जनता के अगेंस्ट में भी कोई बातें नहीं होनी चाहिए जी। यही चीज अगर किसी के मन में ये थोड़ा सा भावना जाके भविष्य में एक दुर्गामी परिणाम तय करे, जिससे हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को इफेक्ट पड़ती है, तो वो एक अच्छी बात नहीं है। हम ऐसे नहीं है कि जन भावना ने कभी नकारात्मक रिजल्ट नहीं दिया है। मैं उस रिजल्ट की बात नहीं कर रहा जी, बिल्कुल, मैं रिजल्ट की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो ऐसा एक बॉडी है, विधायिका एक ऐसी बॉडी है जो बॉडी जनता की जन भावना को ही वाच करती है। वो ऐसे बहुत सारे फैसले आए हैं जो जिसमें ऐसा नहीं है कोई हेवी वेट अपीयर हुआ है, चाहे ऐसे होता जो लोगों के फेवर में आए हैं। चलिए, और ऐसे बहुत ऐसी चीज को जानने की कोशिश बहुत ऐसे फैसले आए हैं जिससे लगी है जहां पे लोकतंत्र में विधायिका एक सिलेंडर कर चुकी है, और विधायिका की जो तानाशाही रवैया है उसके अगेंस्ट आए हैं, और जहां पे लोगों ने माना है कि नहीं ये जो विधायिका की फैसला है, वो फैसला क्या वाकई राकेश भान तानाशाही प्रवृत्ति अपना रही विधायिका? नहीं, ये तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन दुबे जी ने जरूर कहा कि लोगों का कुछ हद तक हमारे पॉलिटिशियंस से भरोसा उठ गया है, लेकिन उसका मतलब नहीं कि हम उसको बिल्कुल काट ही दें। ये भी तो एक संवैधानिक संस्था है ना, कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन है ये। कल कोई कहेगा कि पर से विश्वास उठ गया तो सारा निजाम दरहम बरहम हो जाएगा। कल हम कहेंगे कि हमको फौज पर बहुत विश्वास है तो फौजी हमारे संविधान चलाएं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। जो संविधान हमारा है उसमें है जो असेंबली की अपनी जगह है, पार्लियामेंट की अपनी जगह, जुडिशरी की अपनी जगह है जी। और इस वक्त जो फैसला हुआ है, मुझे लगता है जुडिशरी अपनी जगह से ज्यादा आगे आ गई है। इट इज जुडिशियल एनक्रोचमेंट ऑन द ओवररीच जी, बिल्कुल जुडिशियल ओवररीच। जाहिर सी बात है, चूंकि हमारे पास वक्त अब बहुत कम है, चाहेंगे कि अब जाते जाते अपनी अंतिम प्रतिक्रिया देते जाएं तो ज्यादा बेहतर है।
चूंकि ये मैसेज भी है लोगों के लिए और लोग समझना भी चाह रहे हैं, चूंकि आम तौर पे जो गांव में रहते हैं, खास करके वैसे लोग जो बहुत दूर दराज के इलाके में रहते हैं, वो नहीं समझ पा रहे हैं कि एनजेएससी क्या है, कॉलेजियम सिस्टम क्या है। तो हमारी ये कोशिश हो रही है अपने वुकला के माध्यम से, वुकला असल उर्दू की जबान है, पुनराला इसलिए मैंने कह दिया, हाँ कई वकील हैं इसलिए वुकला बोल दिया मैंने, कि उनके जरिए समझाने की और समझने की कोशिश करें। जी अनुराग सिंह, संक्षेप में थोड़ा सा अंतिम। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि जो मौजूदा स्थिति है अपॉइंटमेंट्स की, उसमें ऐसा नहीं है कि सरकार का हस्तक्षेप नहीं है और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जिसको चाहते हैं जज बना देते हैं। ये परिस्थिति नहीं है जो आज की तारीख में। बड़ी बात कही आपने, ये समझना होगा। राज्य सरकार का और केंद्र सरकार का हस्तक्षेप होता है और लगातार होता है, इसके उदाहरण भी हैं। तो इसीलिए ये समझना कि चूंकि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी क्वेश्चन मार्क में थी और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया और ये फैसला सही है, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा, किसी भी कानून की किताब में नहीं लिखा कि सुप्रीम कोर्ट गलत फैसला नहीं दे सकती है। हम जमहूरियत है, हम डेमोक्रेटिक सेटअप में रहते हैं, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है कि हमारे ऊपर जो फैसला सुप्रीम कोर्ट दे रही है, और उसी की ब्यूटी है कि आज हम पब्लिक में बैठ के इस बात पे चर्चा कर रहे हैं। जी बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। यतेंद्र चौधरी, देखिए बिल्कुल ठीक कहा अनुराग जी ने, सुप्रीम कोर्ट भी गलत फैसले दे सकता है निश्चित रूप से। यही इस डेमोक्रेसी की ब्यूटी है, यही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की ब्यूटी है कि उसमें भी सुधार की गुंजाइश है, उसमें भी सुधार हो सकता है और निश्चित रूप से उसमें आगे भी सुधार होना चाहिए और होगा। इसी के सुधार की ये प्रक्रिया थी। जी जरूर। जी बीएस दुबे, फिर राकेश मान से अंतिम ले लेंगे। कभी भी अगर लगा हुआ है, देखिए ऐसा कभी भी अगर लोगों को लगता है या कि नहीं, कोई अगर इंटरप्रिटेशन में कई प्रॉब्लम है विधायिका के, तो न्यायपालिका के, तो विधायिका उसको विधायिका के पास वो प्रोविजन है, वो पावर है कि उसको अमेंड कर सकती है और पब्लिक के फेवर में चाहे वो कर सकती है। रही बात ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, मैं इसको स्वागत करता हूँ, इसमें कहीं कोई विभेद की भावना हमें प्रकट नहीं करनी चाहिए। रही बात अगर ट्रांसपेरेंसी की, इंटरफेरेंस की, तो सुप्रीम कोर्ट में जो भी कॉलेजियम सिस्टम है पहले से ट्रांसपेरेंट है, उसमें कहीं कोई इंटरफेरेंस नहीं है। रही बात अगर विधायिका की बात करें, सरकार की बात करें, तो सरकार का इंटरफेरेंस हमेशा रहा है, आगे भी रहेगा। जितने एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है वो गवर्नमेंट। राकेश, बात संक्षेप में आपसे चाहेंगे अंतिम प्रतिक्रिया कि ये भी देखा गया है अमूमन कि लोगों का बड़ा विश्वास रहता है न्यायपालिका पर। बिल्कुल आप ठीक है, लोगों का विश्वास रहता है और विश्वास रहना चाहिए जी। हम सिर्फ ये चाहते कि आगे जो जिस तरीके से जजेस की नियुक्ति होती है उसमें और भी ट्रांसपेरेंसी आए, जो कि और भी अच्छे जज हमारे पास आए, यही मैं कहूंगा। जी बड़ी अच्छी बात है कि और भी ज्यादा अच्छी तरीके से बहाली हो, यानी ट्रांसपेरेंसी आए और जो दिक्कतें हैं, जो परेशानियां हैं वो दूर हो जाएं। तो हम चर्चा कर रहे थे एनजीएसी को जो रद्द किया है सुप्रीम कोर्ट ने, उस पर हालांकि निष्कर्ष हम नहीं निकाल सकते और निष्कर्ष निकालने के दायरे में हम आते भी नहीं हैं जो हम निकाल लें। आप तमाम मेहमान का, अनुराग सिंह आपका, यतेंद्र चौधरी आपका, बीएस दुबे आपका, राकेश भाना आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस परिचर्चा में शामिल होने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो अब देखने वाली बात यह होती है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को पढ़ने के बाद किस तरह की प्रतिक्रियाएं आती हैं और भविष्य में कौन सा कदम उठाया जाता है। देखते रहिए चैनल 1 न्यूज लाइन में। बस इतना ही, नमस्कार।